हेलो। हाँ भाई, क्या हाल चाल है? बढ़िया एकदम, मजे में। चलो ठीक है, नोटबुक निकालो और जो है वो कार्यक्रम को अपन आगे स्टार्ट करते हैं। कहाँ तक पहुंचे थे अपन? जल्दी करो भाई, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, कहाँ तक पहुंचे थे अपन? फिर उसके आगे की बात को क्या? एक क्वेश्चन दिया था, उसके बाद एग्जांपल्स दिए थे, तो बताओगे तभी तो पता चलेगा ना भाई क्या दिया था। चलो। हाँ भाई, सल्फर हो गया था, फिर सिलिकॉन हो गया, नाइट्रोजन, क्लोरीन और बोरॉन जो है वो सारे हो गए। लीजिए सर। हाँ भाई, यहाँ तक कोई समस्या? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? नहीं? चलो ठीक है, तो चलिएगा आगे बात को स्टार्ट करते हैं और आगे जो है हम लोग बढ़ते हैं। कोई दिक्कत हो तो बता देना। नहीं है? क्वेश्चन वोश्चन लगाएंगे क्या? तो ऐसे कैसे हो रहा है? हाँ। क्या हुआ? कैसे टेंशन में आ रखा है तुम? है कैसे हाइड्रा हो रखा है तुम? क्या हुआ? बता बताओ, खुल के बता बे। है? टेस्ट हो रहे हैं लगातार। चलो, देखो क्या होता है कि पहली प्रायोरिटी होती है कि आप सिलेबस कवर करें और उसके बाद सारी चीजें होती हैं। चलो, तो हर संडे को पेपर लगता है क्या? इस संडे को होगा तो ऐसे तो लगेंगे हर 12-14 दिन में पेपर लगेंगे, उसका क्या है? ये बता। वो तो आएगा ही, मेन एग्जाम में तो पूरा सिलेबस आता है, 11th प्लस 12th। हाँ? क्या? हाँ, तो एग्जाम में नहीं आएगा क्या फिर? तो इसमें कौन सी सोचने वाली बात होगी? हाँ? नहीं, मान ले कि कोई आर्मी का बंदा है और वो बॉर्डर पे लड़ने गया, ठीक है, और वहां पे लड़ाई हो रही थी, और वो लड़ाई में ये कहता है कि भाई मैं तो ये सोच रहा था अगले गोलियां चलाएंगे, अगले तोपे चला रही है, अब मैं क्या करूं? हाँ? भाई मेरे को तो सिखाया ही नहीं कि तोपों से बचना कैसे है। या फिर वो तो कह देगा कि भाई मैं तो लड़ाई लड़ने गया था दुश्मन से, यहाँ पे तो क्या हो गया, मतलब तूफान आ रखा है, मैं कैसे लड़ूं अबे? है? ये तो मेरे को बताया ही नहीं कि लड़ाई में तूफान आ जाए तो क्या करते हैं। है? तो ये चीजें जो है ये सिखाई नहीं जा सकती। आप किसी को है ना ये सिखा नहीं सकते कि तुझे लड़ना कैसे है। किसी को नहीं सिखा सकते आप। कोई नहीं सिखा सकता। मैं तुम्हें पढ़ा सकता हूं, मैं तुम्हें टॉपिक सिखा सकता हूं, लेकिन मैं तुम्हें ये नहीं सिखा सकता कि तुम्हें परफॉर्म कैसे करना है। परफॉर्म तुम्हें खुद ही करना पड़ेगा। बात समझ में आ गई? टीचर आपको सब्जेक्ट सिखा सकता है, टेक्निक बता सकता है, लेकिन उस टेक्निक को अप्लाई करना, परफॉर्म करना आप पे होता है। बात समझ में पड़ गई? देखा होगा ना, कई म्यूजिशियन सिखाते हैं कि सारे गामा ऐसे गाओ, ठीक है, वो सिखाते बहुत अच्छा है, लेकिन जब उसको परफॉर्म करना है और उस टाइम मान लो कि भीड़ चीख पड़ी, अब क्या करेगा वो गुरु का सिखाया हुआ ज्ञान ज्यादा काम आएगा या खुद का जो नॉलेज है वो काम आएगा? तो सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है, सिचुएशन कुछ भी हो सकती है यार। जैसे कल हुई है, लोग सोच के गए थे पेपर सिंपल आएगा, नहीं आया। हाँ, मतलब एज कंपैरेटिव लास्ट ईयर थोड़ा सा टिपिकल था, ज्यादा भी नहीं बोलेंगे लेकिन थोड़ा सा था, तो थोड़ा सा बहुत बड़ा हो जाता है मैंने एग्जाम में। भाई हम सबकी सोच यही थी, हर एक आदमी की सोच यही थी कि पेपर जो है लास्ट ईयर के कंपैरेटिव सिंपल आएगा, वैसा ही पेपर आएगा। नहीं आया, क्या कर सकते हो आप? सबके प्रिडिक्शन फेल हो गए, सबके प्रिडिक्शन फेल हो गए नंबर से लेकर। क्या कर लोगे बोलो? अभी तक अपना किसी ने भी अपना टॉपर रिवील नहीं किया कि मैं हमारा टॉपर इतने पे। कोई चू नहीं बोल रहा, क्योंकि सबकी लगी पड़ी है। अभी कुछ कंफर्म नहीं है, बात पूरे बच्चों से बात नहीं हो पाई ना। जब तक सारे बच्चों से बात नहीं हो सकती तब तक आप कुछ कह नहीं सकते। मान लो आपने 10 बच्चों से बात करी और 10 बच्चे वो हैं जिनका पेपर खराब हो रखा है, या फिर आपने 50 बच्चों से बात करी, 50 में से 40 बच्चे वो हैं जिनका पेपर बहुत अच्छा हुआ है।
तो फिर आप कट ऑफ डिसाइड कर दोगे? नहीं, आपको ऊपर से लेके नीचे तक रैंडमली सबसे बात करनी होती है, तो आपको पता चल जाता है कि पेपर का लेवल क्या है। कुछ नहीं होता इन चीजों का, ठीक है। तो चलो, ये है, तो आप किसी चीज को डिसाइड नहीं कर सकते तब तक, क्योंकि देखो जिसने भी प्रिडिक्शन लगाया सबकी प्रिडिक्शन नंबर से फेल। मैं खुद ये मान के चल रहा था कि पेपर बहुत सिंपल आएगा, एग्जाम देने वाले भी यही मान रहे थे और बाकी जितने भी लोग हैं इंडिया में सब यही मान रहे थे। शायद किसी के मुंह से मैंने ये नहीं सुना कि पेपर गंदा आएगा। हाँ, ये जरूर हम लोगों ने बोला था कि भाई आपके पास अब चूज करने के ऑप्शन है तो कट ऑफ नीचे आ सकती है, ये इतना ही बोला था, इससे आगे हमने किसी ने नहीं बोला कि आपके पास 15 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन एक्स्ट्रा आ गए हैं तो ये कट ऑफ को थोड़ा सा नीचे लाएंगे, इतना बोला था। इससे आगे तो किसी ने नहीं बोला, किसी की हिम्मत ही नहीं हुई बोलने की। क्या बोले, प्रिडिक्शन ही फेल हो गए सारे। ठीक है, तो यही तो चीज है ना बेटा। तो एग्जाम जो होता है ना, देखो सबसे बड़ी चीज है कि आप एग्जाम के बारे में कभी भी कॉन्फिडेंटली कुछ बोल नहीं सकते, प्रिडिक्ट कर ही नहीं सकते आप एग्जाम को। बात समझ गए? तो जिस चीज के बारे में आप प्रिडिक्शन नहीं कर सकते आप उसके बारे में कुछ मत बोलो, आप तो बस काम किए जाओ। बहुत सिंपल है, बस काम किए जाओ, जैसा आएगा देखा जाएगा। यार तुम सोच के जाते हो कि पेपर टफ आएगा, पेपर सिंपल आ गया, क्या कर लोगे बे? आप जिस थिंकिंग से जाते हो आपका माइंड उस थिंकिंग को छोड़ के दूसरे लेवल पर आने में टाइम लेता है, और इस टाइम ड्यूरेशन में डिस्टरबेंस होता है। भाई मैं आराम से पढ़ा रहा हूं, मेरे को अचानक किसी बात पे गुस्सा आ जाए, मैं एक स्टेट से दूसरे स्टेट पे चला गया, अब वापिस इस स्टेट में मैं जब तक आऊंगा तब तक बहुत कुछ चेंज हो चुका होगा, और मैं आऊंगा तो वैसा ही क्या इस सिचुएशन में मैं आ पाऊंगा ये भी जरूरी नहीं है। बात समझ गए? तो कभी भी है ना किसी चीज को प्रिडिक्ट करके मत जाओ, पहले से अपनी साइकोलॉजी सेट करके मत जाओ। आपकी साइकोलॉजी ये होनी चाहिए, कोई भी एग्जाम दो आपका साइकोलॉजी एक ही होना चाहिए, मैंने तैयारी करी है, मैंने मेहनत करी है, अब पेपर कैसा भी आए मुझे बाल बराबर फर्क नहीं पड़ता। पेपर टफ आएगा सबके लिए टफ आएगा, सिंपल आएगा सबके लिए सिंपल आएगा। मेरी तैयारी इतनी अच्छी है कि मैं टफ को भी हैंडल कर सकता हूं और सिंपल को भी हैंडल कर सकता हूं, मैं दोनों काम कर सकता हूं। टफ पेपर में इसलिए मर जाते हैं कि आपको उतना टाइम नहीं मिल पाता पेपर को सोल्व आउट करने में। कई बार गंदे क्वेश्चन में हम फंस जाते हैं, सिंपल रह जाते हैं। सिंपल पेपर में क्या होता है कि हम ओवर कॉन्फिडेंट होकर सिली मिस्टेक्स कर जाते हैं और बाहर हो जाते हैं। तो आप ऐसे एस्पेक्ट्स पैदा ही मत करो ना भाई। अगर कोई चीज आपकी उम्मीद पे खरी नहीं उतरती तो डेफिनेटली वो खराब होगा। गलत है क्या? तो इस चीज को हमेशा माइंड में सेट रखो, कभी भी उम्मीद मत पालो किसी चीज से, कभी भी, और खुद को टारगेट मत दो। ध्यान रखना जो बोल रहा हूं, कभी भी उम्मीद मत पालो और कभी भी टारगेट मत दो खुद को कि मैं इस पेपर में 90% फोड़ दूंगा, 80% फोड़ दूंगा ना। ये बताओ कि आप पेपर के हिसाब से चलोगे या पेपर आपके हिसाब से आएगा? क्या पेपर कभी ऐसा होता है कि आपके हिसाब से आता है? नहीं ना। पेपर जैसा आएगा वो अपने हिसाब से आएगा। अब तुम अगर उसके हिसाब से चलोगे ना तो नंबर आएंगे, और जे तुम पेपर को अपने हिसाब से चलाना चाहोगे थक जाओगे। तो यहां पे पेपर है ना, पेपर यूनिवर्सल ट्रूथ है, आप उसको चेंज नहीं कर सकते। आप चेंज खुद को करोगे, पेपर को नहीं।
भाई पेपर टफ है, आप सोच के बैठे हो कि मैं 90% स्कोर करूंगा, हाउ इज इट पॉसिबल? हाउ इज इट पॉसिबल? टफ पेपर है, टॉपर के 70% आ रहे हो और तुम 90% के सपने ले रहे हो, इसका मतलब तुम्हारे 90% नहीं बनेंगे तो तुम तो खराब हो जाओगे, डिप्रेशन में आ जाओगे। सिंपल फंडा एग्जाम का, कभी भी अजम्पशंस, कभी भी उम्मीद और कभी भी टारगेट मत पालो। टारगेट एक ही होना चाहिए, मैक्सिमम स्कोर। अब वो मैक्सिमम स्कोर क्या है डजंट मैटर। अगर पेपर बहुत सिंपल है तो मैक्सिमम स्कोर 95 भी हो सकता है, और अगर पेपर बहुत हार्ड है तो मैक्सिमम स्कोर 65 भी हो सकता है। तो टारगेट मैक्सिमम का पालो, टारगेट 90, 85, 80, 70 ये टारगेट मत पालो। बात समझ में आ गई? ये होता है एग्जाम, मतलब इधर लिया, ये होता है एग्जाम। इसलिए कभी भी है ना ऐसा मत सोचो कि यार क्या होगा, क्या जो होना है वो तुम्हारे हाथ में है? नहीं है। पेपर तुम्हारे हाथ में है? नहीं है। तुम्हारे हाथ में क्या है? तुम्हारी पढ़ाई, और उस पढ़ाई को परफॉर्म कैसे करना है ये तुम्हारे हाथ में। इसके अलावा तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं है। तुम कितना पढ़ पाते हो मैक्सिमम, कितना प्रैक्टिस कर पाते हो ये तुम्हारे हाथ में। तुम टीचर से कितना आउटपुट ले पाते हो ये तुम्हारे हाथ में। पेपर को कैसे अटेम्प्ट करते हो, कैसे तुम परफॉर्म करते हो ये तुम्हारे हाथ में है। एग्जाम हॉल में रिएक्ट कैसे करना है ये तुम्हारे हाथ में है। मेरे को है ना ऐसे घबराहट में, टेंशन में रहना है, या मेरे को एकदम से चिल रहना है, ये तुम्हारे हाथ में है। अब दूसरे सिनेरियो में तुम्हारे हाथ में क्या नहीं है, पेपर कैसा आएगा ये तुम्हारे हाथ में नहीं है, कौन से चैप्टर से आएगा तुम्हारे हाथ में नहीं है, क्वेश्चन का लेवल क्या होगा तुम्हारे हाथ में नहीं है, टॉपर के कितने आएंगे ये भी तुम्हारे हाथ में नहीं है, कट ऑफ कितनी जाएगी ये भी तुम्हारे हाथ में नहीं है। तो तुम इस चीज पे क्यों जाते हो जो तुम्हारे हाथ में नहीं है? क्यों भाई? गलती कहां होती है? हम अपने पार्ट को छोड़कर हम उस पार्ट में इंटरफेयर करना चाहते हैं जो पार्ट हमारे बस में नहीं है। तो उसको क्यों छेड़ते हो यार? इसमें दो ही पॉसिबिलिटी है, हार्ड, सिंपल। तीसरा भी मानने तो मॉडरेट मान लो। मॉडरेट वैसे कुछ होता नहीं दुनिया में, मॉडरेट कुछ होता नहीं, या तो हार्ड होता है या सिंपल होता है, अप और लो, फिक्स, दो ही चीज होती है भाई। दुनिया में दो ही सिचुएशन आती है, अप डाउन आता है, हाई लो आता है। कभी ऐसा होता है कि बीच में झूल रहे हो तुम, या तो धरती पे रहोगे आसमान में रहोगे, ऐसा थोड़ी है कि भैया तुम धरती से 50 फुट ऊपर झूल रहे हो। हा, ऐसा होता है क्या? या तो ऊपर या नीचे, दो ही चीज होती है सर। ना तो तुम धरती के नीचे रह सकते, ना तुम आसमान के ऊपर रह सकते। तो फिर तुम वो करो ना जो तुम कर सकते, तुम्हारे हाथ में जो है उस काम को करो। तुम्हारे हाथ में जितना है उतना ही करो, उससे ज्यादा मत करो। जे तुमने उससे ज्यादा करने की कोशिश की, अगर तुमने दूसरे जोन में जाकर कुछ भी गड़बड़ करने की कोशिश की, बेटा मर जाओगे। सिंपल है यार। जो चीज तुम्हारे हाथ में नहीं है, पेपर से रिलेटेड कुछ भी तुम्हारे हाथ में नहीं है। एक मिनट बेटा होल्ड करना है ना। हाँ सर, आज नहीं नहीं, आज तो रहने दो यार। हाँ कंफर्म कंफर्म, मैं 4 बजे कॉल करता हूँ, ठीक है? 4 बजे कॉल कर दूँ, 3 या 4 बजे। हाँ हाँ ठीक, ठीक है, बात समझ में आ गई? तो ये चीज है बेटा, इस चीज को है ना गांठ बांध लो। देखो एक सीधा सा फंडा बताता हूँ, कभी भी ऐसा नहीं होता आपको ये लगता ना कि यार ये टॉपिक गंदा है, तुम्हें ये लगता है, तुम्हें कोई भी टॉपिक गंदा लगता हो जिस भी सब्जेक्ट में, ठीक है, टीचर ने पढ़ाया तुम्हें समझ नहीं आया, तुमने टीचर से डाउट पूछे फिर भी समझ नहीं आया, ठीक है, तुमने यूट्यूब पे वीडियोज था हमारे 10 मास्टरों के फिर भी समझ नहीं आया,
तो अब तुम्हें उस टॉपिक को कोई नहीं समझा सकता। अब दुनिया में एक ही इंसान ऐसा है जो उस टॉपिक को आपको समझा सकता है, वो आप खुद हो। तुम बोलोगे ये क्या बकवास है, तुम बोलोगे ये क्या बकवास है। गारंटी देता हूं, तुम्हें जो टॉपिक नहीं आता किसी भी सब्जेक्ट का हो, उसका नोटबुक लेके बैठ जाओ, ठीक है, रफ नोटबुक साथ लेके बैठ जाओ, उसको पढ़ना शुरू कर दो, एक एक लाइन ध्यान से पढ़ो, एक एक कॉन्सेप्ट उसमें जो क्वेश्चन करा रखे हैं उनको ढंग से करो। उस टॉपिक को टाइम लगेगा, एक पेज पढ़ने में हो सकता आधा घंटा लग जाए, पूरा टॉपिक पढ़ने में तुम्हें हफ्ता भर लग जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जैसे जैसे तुम पढ़ते जाओगे तरीके से, गारंटी देता हूं चाहे महीना लग जाए, लेकिन वो टॉपिक तुम्हें आ जाएगा, लगे रहोगे तो। और इतना सॉलिड आ जाएगा कि तुम उसमें कभी गलत नहीं करोगे, तुम तुम्हारे मास्टर को पढ़ा दोगे वो टॉपिक। गारंटी है मेरी, फैक्ट बता रहा हूं, करके देखो पता चल जाएगा। टाइम लगेगा, मैं ये नहीं कहता कि तुम एक दिन में परफेक्ट बन जाओगे, हो सकता है 10 दिन, हफ्ता, महीना लग जाए, लेकिन वो टॉपिक तुम्हारा इतना सॉलिड हो जाएगा कि तुम तुम्हारे मास्टर को पढ़ा दोगे कि यार ये ऐसे होता है, देखो फैक्ट है ये। और ऐसे टॉपिक कोई बहुत सारे नहीं होते जो तुम्हें नहीं आते, लिमिटेड टॉपिक होते हैं जो तुम्हें नहीं आते, उसको खुद करके देखो, तुम्हारी जान गले में आ जाएगी, लेकिन तुम्हें वो टॉपिक आ जाएगा। हो ही नहीं सकता ऐसा नहीं आए, क्या दुनिया में कुछ इम्पॉसिबल है? तुम जो चीज ये सोचते हो ना कि ये नहीं हो सकता, मैं गारंटी के साथ कहता हूं दुनिया के किसी ना किसी कोने में वो काम चल रहा है, करके ढूंढ लो, गूगल करके देख लो, मिल जाएगा तुम्हें। पिछले 6 महीने में मेरे दिमाग में जितने आइडियाज आए ना, मैंने उनको है ना एक पेज पे लिख लिया। जैसे मेरे दिमाग में कुछ भी आता, ऐसे अंडरस्टैंड कुछ भी आ जाता, ठीक है, मैं देखता कि क्या ये चीज वाकई में दुनिया में ऐसा होता है क्या, मैंने लिख लिया। मैंने कहा यार अपनी पागल है कि किसी के दिमाग में और भी ऐसी कोई, अपने कई बार दिमाग में नहीं आता कि यार ऐसा हो जाए, ऐसा हो सकता है क्या। मैंने उनको गूगल पे ढूंढना शुरू किया, उनमें से मैक्सिमम चीजें मुझे मिल गई। मान सकते हो तुम इस बात को? तुम्हारे दिमाग में कुछ भी आए, भाई दिमाग, दुनिया में हमसे बड़े पागल बैठे हैं। पिछले दिनों, महीने भर से मेरे दिमाग में एक ना सवाल चल रहा था, तुम लोगों ने एक नाम सुना होगा, बिटकॉइन। बिटकॉइन का नाम सबने सुना है, ब्लॉकचेन का नाम सबने सुना है। पिछले ना कुछ टाइम से 3-4 महीने से ना मेरे मतलब क्यूरियोसिटी हो रही है कि यार ब्लॉकचेन है क्या, ये चीजें है क्या, आखिर ये वर्क कैसे करती है। मैंने उस पर ना ढूंढना शुरू किया। पहले मेरे को लगा ये पैसे कमाने का तरीका है, सच्ची बता रहा हूँ लिटरली। मैंने उस पर काम चालू किया तो फिर पता चला कि नहीं, अपन तो गलत है, ये एक्चुअल में टेक्नोलॉजी है जो लोगों से पैसा लेके वो डेवलप कर रहे हैं। फिर मेरे दिमाग में आया कि क्या यार कुछ ऐसा हो सकता है कि इसको एजुकेशन में लाया जा सके, अभी तक मैंने देखा नहीं था। भाई आप कोई नई चीज सीखते हो तो आपको भी, आप जिस काम को कर रहे हो आपको उस पर जाता है। मैंने ढूंढना शुरू किया तो पता चला कि हाँ इस पे भी काम चल रहा है, एजुकेशन पे भी काम चल रहा है, पिछले साल भर से चल रहा है, हमें पता ही नहीं कि ब्लॉकचेन को एजुकेशन में कैसे ठूंसना है, कैसे उसको काम में लेना है। फिर मेरे दिमाग में सवाल आया कि क्या हम जो नॉर्मल एप्लीकेशन बनाते हैं उसको ब्लॉकचेन पे बना के एजुकेशन मतलब कोचिंग चला सकते हैं क्या। मैंने ढूंढना शुरू किया, 3 दिन लगे, मेरे को मिल गया कि ऐसा एक एप्लीकेशन बनने वाला है। अभी इंडिया में नहीं है, कनाडा में बन रहा है। नाम तो मेरे को याद नहीं, उस दिन तो मेरे को याद था, स्टडी करके कुछ था उसमें, कुछ था कैनेडियन टर्म था उसमें। मतलब आप मतलब जो सोच पा रहे हो वो ऑलरेडी कहीं चल रहा है, या फिर इम्पॉसिबल तो कुछ हुआ ही नहीं ना, तो कर सकते हो तुम।
ऐसा नहीं है कि तुम नहीं कर सकते। तो ये चीज है ना दिमाग में सेट रखना कि एवरीथिंग इज पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल। हाँ ये जरूर हो सकता है आपको टाइम लग जाए, टाइम लग जाए, बट नथिंग इज इम्पॉसिबल। आज के टाइम अगर आप ये बोलते हो ना कि ये हो ही नहीं सकता, आपसे बड़ा फुद्दू दुनिया में कोई नहीं है। गारंटी है मेरी। अगर आप ये सोचते हो कि ऐसा नहीं हो सकता, इसका मतलब गलत हो तुम। और अगर तुम्हें कोई ऐसा कह रहा है कि ऐसा नहीं हो सकता, भैया लात मार दो, उसके काम का आदमी नहीं है वो। फैक्ट इज फैक्ट, होगा ऐसा। याद मतलब तुम लोगों को तो शायद याद नहीं होगा, हमें याद है जब मतलब पहली बार हमारे घर पे वो लैंडलाइन वाला फोन लगा था। लैंडलाइन वाला फोन जानते हो क्या, जो बीएसएनएल के पतले पतले वायर लगा के और सप्लाई देते थे वो फोन लगा था। तो उस टाइम हमारे एक भैया थे, मतलब हमसे काफी एज में बड़े थे वो, तो वो रहते थे यूएस। तो वहां वो आए हुए थे, तो हमने कहा कि यार देखो हमारे घर फोन लगा है। तो बोला कौन सी बड़ी बात है, मतलब थोड़े दिन में ना ऐसा टाइम आने वाला है कि आप ना आमने सामने बैठ के बात करोगे। अरे कहा कैसा बुद्धू आदमी है, और ये फैक्ट है यार। बड़ा हमें उस टाइम उन्होंने कहा ना, मैं बहुत यार ये ऐसे क्या बात कर रहा है ये आदमी, मतलब तू अमेरिका रहता है इसको मतलब कुछ भी बोलेगा क्या। ये तो मानते हो यूरोप और यूएस हमसे 10 साल आगे रहते हैं, जो काम वहां आज हो रहा है ना वो अपने 10 साल बाद होगा, करके देख लो। अपने यहाँ पे गूगल का यूज कब से होने लगा है, आप क्या मानते हो कि आप स्मार्टफोन आए तब से भी नहीं हो रहा। गूगल एकदम से ऐसे वायरल कब हो गया, अभी रिसेंटली हुआ है, रिसेंटली 5-7 सालों में हुआ गूगल वायरल, ज्यादा टाइम ही नहीं हुआ गूगल को वायरल हुए। कुछ भी आपके कुछ आपको नहीं आता, आप यूट्यूब पे ढूंढने जाते हो, कब से ढूंढने जा रहे हो यार, बरसों बीत गए क्या, 4-1 साल हुए, 5 साल हो गए, इससे ज्यादा नहीं हुआ। तो इसका मतलब ये थोड़ी कि यार गूगल और यूट्यूब आज के हैं। आप व्हाट्सएप कब से चला रहे हो, नहीं मतलब आपने व्हाट्सएप कब से यूज करना शुरू किया, कोई लंबा टाइम ही नहीं हुआ। मेरे को याद है मैं 2012 में ना पहली बार व्हाट्सएप लेके आया था। मेरा कोई दोस्त है तो साइबर एक्सपर्ट है तगड़ा वो, तो उसने बोला कि यार है ना भाई ये ले, इससे मतलब मैसेज वैसेज फ्री होते हैं। मैंने कहा मैसेज के लगते हैं पैसे, डेली पैक डलवाना पड़ता है महीने में। बोला नहीं भाई इसको काम में ले, अगर दूसरे के पास भी ये एप्लीकेशन होगा ना तो फ्री फोकट में तू फोटो भी भेज सकता है। तो मैं जब पहली बार लेके आया और मेरे हॉस्टल पे मैंने आके बताया कि देखो ये व्हाट्सअप, तो लोग मेरी मजे लेने लग गए। बोले नाम नाम मतलब 2-3 दिन मेरे को बहुत परेशान किया, मतलब मेरे को बोलने व्हाट्सअप लग गए थे, और व्हाट्सअप क्या हाल चाल है। 2012 की बात है ये, साल भर बाद मैंने फिर परेशान होकर ना डिलीट मार दिया उसको। साल भर बाद व्हाट्सएप एकदम वायरल हो गया। तो ये चीज है बेटा, दुनिया में सब कुछ पॉसिबल है, बस आपकी कैपेसिटी होनी चाहिए। हो सकता है आपको लोग शुरू में है ना कुछ भी कहेंगे, लेकिन फिर थोड़े दिन बाद आपको फॉलो करने लग जाएंगे वो उसी चीज में। आप ऐसा मानो ही मत ना कि कुछ नहीं होता दुनिया में। बात समझ में आ गई, तो चलो कार्यक्रम को शुरू करते हैं, ज्ञान बहुत ज्यादा हो गया आज। चलो देखो सर, अपन ना ऑक्सी एसिड की मैक्सिमम बातें कर चुके हैं। मैंने लास्ट में आपको ना एक चीज बताई थी, मेटा ऑक्सी एसिड, याद होगा। तो चलिएगा सर हेडिंग लगा दो, मेटा। मेटा के बारे में बात करता हूं, मेटा ऑक्सी एसिड्स क्या होते हैं, मेटा ऑक्सी एसिड क्या होते हैं, मेटा ऑक्सी एसिड क्या होते हैं, ठीक है। और सुनना, देख मेरे बच्चे, मेटा का मतलब क्या होता है, सुनना थोड़ा सा और समझना। देखो मैंने कल ही बोला था कि 1 मोल एक एसिड है, उसमें से 1 मोल वाटर रिलीज कर दो। हमने कल बहुत सारे बनाए थे, है ना। तो मैंने क्या बोला था कि आपके पास क्या है, 1 मोल ऑक्सी एसिड है, ठीक है, 1 मोल ऑक्सी एसिड है।
आपको क्या करना है, इसमें से 1 मोल H2O रिलीज करना है और जो बनता है उसको आपने क्या नाम दिया था, मेटाऑक्सी एसिड। ये आप लोगों ने उसको नाम दिया था। Am I right? 3 मेटा हमने कल बनाए थे प्रीवियस लेक्चर में। कौन कौन से बनाए थे? एक तो था H3PO4, एक था आपका H3BO3 और एक था H4SiO4। मैंने ये बोला था कि सर मेटा उसका बनेगा जिसमें कम से कम क्या हो, 3 हाइड्रोजन प्रेजेंट हो। मेटा उसी का बनेगा जिसमें कम से कम 3 हाइड्रोजन हो। अगर 3 से कम होंगे तो मेटा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि भैया 3 से कम होंगे, 2 हुए तो दोनों तो तुमने निकाल दिए, तो हाइड्रोजन बचा ही नहीं। तो अपन क्या कहते हैं कि इसमें से 1 मोल H2O क्या कर दो, निकाल दो। तो मेरे बच्चे ये क्या बना देता है, HPO3, और आपने इसको नाम दिया था मेटा। किसका बच्चे? तो तू बोलेगा फॉस्फोरिक का, तो मेटा फॉस्फोरिक एसिड। सही है। इसको क्या बोलते हो, तो आप लोग क्या बोलोगे, फॉस्फोरिक एसिड। इसको क्या बोलोगे, फॉस्फोरिक एसिड, और ये क्या बन जाएगा, मेटाफॉस्फोरिक एसिड। क्लियर है? अब देखो जिसका बनता है मेटा, उससे पहले क्या लगा देते हैं, ऑर्थो। उससे पहले क्या लगा देते हैं, ऑर्थो। तो इसको और क्या बोल सकते हो, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। क्लियर है? आ जाओ, इसकी बात करते हैं भैया। इसका नाम क्या होता है, बोरिक एसिड। इसमें से 1 मोल H2O क्या कर दो, निकाल दो। तो ये क्या बना देता है, HbO2। क्या बना देता है, HbO2। नाम क्या हो जाएगा, तो तुम क्या बोल दोगे, मेटाबोरिक एसिड। करेक्ट है ना? अब एक काम करो यार, इसमें से है ना, मैं मेटा की बात करूं तो इसके पहले भी क्या लगा सकता हूं, ऑर्थो। ऑर्थोबोरिक एसिड या बोरिक एसिड सेम मीनिंग है। इसको बोलते हैं मेरे बच्चे सिलिसिक एसिड। ठीक है? इसमें से एक H2O क्या कर दो, निकाल दो। तो ये क्या बन जाएगा, H2SiO3। इसका नाम क्या हो जाएगा, मेटासिलिसिक एसिड। क्या नाम हो जाएगा, मेटासिलिसिक एसिड। और इसको क्या बोल दोगे, ऑर्थोसिलिसिक एसिड। ये बात हम कल के लेक्चर में कर चुके हैं। ठीक है? सैटरडे को हम लोग ये बात कर चुके हैं। अब अगली बात सुनना। अपन क्या कहते हैं कि ये जो मेटा आपने बना रखे हैं, ये मेटा आपने जो बना रखे हैं, इन मेटा में बड़ी प्रॉब्लम होती है। क्या? देखो मैं एक स्ट्रक्चर बना लेता हूं, जैसे इसका बनाता हूं, है ना। इसका ऑक्सी एसिड ओरिजिनल क्या था बेटा, ये। सही बात है। 1 मोल H2O आपने निकाला, ये हाइड्रोजन निकाला, तो ये वैलेंसी फ्री होगी। सर आपने है ना ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन निकाला, तो ये वैलेंसी क्या हो गई, फ्री। सही बात है ना? अब यार अगर वैलेंसी फ्री हो गई तो ये भैया फ्री तो नहीं बैठेंगे। सही बात है। अगर ये फ्री नहीं बैठेंगे तो ये क्या बनाएंगे बेटा, अपने जैसे दूसरे मॉलिक्यूल के साथ जुड़कर एक्सपेंशन कर देंगे। कर दिया एक्सपेंशन, तो अपन क्या बोलेंगे कि सर जितने भी मेटा होते हैं सारे के सारे किस फॉर्म में मिलते हैं, पॉलीमर की फॉर्म में मिलते हैं। किस फॉर्म में मिलते हैं, पॉलीमर की फॉर्म में मिलते हैं। तो अपन क्या कहते हैं कि ऑल मेटा फॉर्म एग्जिस्ट इन पॉलीमेरिक फॉर्म। क्लियर है? तो ध्यान से सुनना, अपन यहां पर लेकर चलते हैं, ध्यान से सुनना। सर पॉलीमर का मतलब क्या होने वाला है, तो देखो सर पहला कौन है, HPO3। इसका क्या कर दूं, होल N। मतलब समझ गए, इसके N मॉलिक्यूल आपस में जुड़े हुए। अब N का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, डजंट मैटर। दूसरा कौन है सर आपका, HbO2। HbO2 जो है, HbO2 जो है, इसका भी क्या कर दोगे, होल N। और कौन है दूसरा, H2SiO3, और इसका भी क्या है, होल N। ये 3 मॉलिक्यूल क्या है आपके पास। सही बात है क्या? अरे हाँ या ना? ठीक है। तो अपन क्या कह रहे हैं कि सर ये वाली कहानी क्या है आपके सामने। अब आप कह रहे हो कि सर N का वैल्यू हम कैसा रखें, N का वैल्यू हम कैसा रखें तो हमें क्या मिलेगा। ध्यान से सुनना, N के 2 टाइप के वैल्यू हो सकते हैं। N जो है वो क्या हो, नोट डिफाइंड। N आपका डिफाइंड नहीं है। ठीक है? अगर N को वो डिफाइन नहीं कर रहा, मतलब कहीं एंड नहीं आएगा। एंड नहीं आएगा तो ये क्या बनता जाता है बेटा, चेन बनता जाता है। बात पल्ले पड़ गई। तो अपन क्या बोलते हैं कि जब N डिफाइंड नहीं होता तो आपके पास क्या मिल जाता है बेटा, इनफाइनाइट चेन मिल जाता है। क्या मिल जाता है, इनफाइनाइट चेन मिल जाता है। बात पल्ले पड़ गई। दूसरी बात हम करते हैं कि सर अगर N डिफाइंड हो, N डिफाइंड हो तो क्या होगा। तो अपन कहते हैं कि तब यहां पर आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि अगर N का वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 हो, N का वैल्यू क्या हो, ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 हो, तो ऐसे केस में आप लोगों के पास क्या बनता है, साइक्लिक स्ट्रक्चर। क्या बनता है, साइक्लिक स्ट्रक्चर। बोलो बात क्लियर है क्या? अब हम यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बना के देखते हैं। N का वैल्यू या तो 3 होना चाहिए या 3 से ज्यादा, तो स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, साइक्लिक। बट वो डिफाइन होना मस्ट है। बात पहले पड़ गई। वो बोल दे कि N का वैल्यू जो है 3 से बड़ा है, लेकिन कितना है ये नहीं बता रहा, ये नहीं बता रहा, तो क्या चेन कहीं स्टॉप होगी क्या?
नहीं, मतलब ही नहीं है भाई। तो अपन क्या कहते हैं कि सर यहां पर अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैं पहला एग्जांपल ले लेता हूं HPO3, ठीक है, इसके कितने मोल ले लूं? 3। आपके सिलेबस में लास्ट 3 ही मोल है, ठीक है, 3 मोल ले लेता हूं। तो मेरे बच्चे ये क्या बन जाएगा, मैं ये कह दूंगा H3P3O9 बन जाएगा। सही है क्या? इसका जो नाम है वो क्या होगा, सुनना, 3 को क्या बोलते हैं, ट्राई, और ये कौन है, मेटाफॉस्फोरिक एसिड। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, तो अपन क्या बोल देंगे, ट्राई मेटाफॉस्फोरिक एसिड। ट्राई मेटाफॉस्फोरिक एसिड, बोला आसान है क्या? सिंपल है। ट्राई मेटाफॉस्फोरिक एसिड आपके पास क्या है, आ जाता है। तो चलो भैया हम स्ट्रक्चर बनाते हैं, क्या बनेगा, साइक्लिक स्ट्रक्चर। अब देखो सर, वो जो आपका साइक्लिक स्ट्रक्चर है वो दिखने में कैसा आएगा, उसकी मैं यहां पर चर्चा कर लेता हूं। तो सुनो सर, बहुत ही सिंपल सा साइक्लिक स्ट्रक्चर आप लोगों के पास जो है वो बन जाता है और आप आसानी से बना सकते हो। डबल बॉन्ड ऑक्सीजन OH, यहां भी क्या आता है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन OH और डबल बॉन्ड ऑक्सीजन OH। काउंट करो सर, क्या सारे एटम्स आ गए क्या? आगे सारे H3P3O9। इसी टाइप से हमें स्ट्रक्चर बनानी होती है। बात पहले पड़ गई, लपेट लो सर। बहुत आसान है, बहुत सिंपल है, बहुत ही इजी है। हो गया भाई? इनके क्वेश्चन होंगे, शायद आपने देखे होंगे क्वेश्चन बैंक में, है ना? बहुत बढ़िया। इनफाइनाइट एकेडमी सीकर इस साल वाले हैं, वो बस 1-2 दिन में लॉन्च करना स्टार्ट कर देंगे। ये सारे अनलिस्टेड करके रखे हुए हैं, क्योंकि सब डाल देंगे बेटा कोऑर्डिनेशन के, जैसे लास्ट ईयर वाले डाले हुए हैं, ठीक है, वो पढ़े हैं। लास्ट ईयर का ऑलमोस्ट सारा सिलेबस पढ़ा वहाँ पे, ठीक है, जितना भी सिलेबस है लास्ट ईयर का सारा सिलेबस वहाँ पे रखा है। बट इस साल का जो है वो अभी स्टार्ट नहीं किया, एग्जाम का वेट कर रहे थे, एग्जाम ओवर हो जाती, क्योंकि
पिछला सेशन का भी उसी में कचरा चल रहा था। अब पिछले सेशन की सारी कहानी खत्म हो चुकी है, जेईई मेन भी हो चुका है, नीट के एग्जाम भी हो चुके हैं, सारे एग्जाम हो चुके हैं। अब जो है 1-2 दिन में स्टार्ट कर देंगे जो इस सेशन के जितने भी वीडियोज हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, सारे जो है डेली आना स्टार्ट हो जाएंगे। ऑलमोस्ट काम डन हो चुका है, बस उनको रिलीज करना स्टार्ट करना है। सब मिल जाएंगे बेटा, टेंशन मत लेना। अब बेटा कोई उस पर 500 लेक्चर पढ़े और चलो करते हैं व्यवस्था। चले भाई, चलो आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट पर चलते हैं। अब चलिएगा सर और थोड़ा सा आगे बात को स्टार्ट करते हैं और अगले पॉइंट पर चलते हैं। देखो सर, हम लोग फास्फोरस का बना चुके हैं, अब हम लोग बाकी के जो स्ट्रक्चर्स हैं उनको भी फटाफट यहाँ पर क्या कर देते हैं, ड्रॉ कर देते हैं। याद यही रखना है कि ऐसे केस में आपके पास साइक्लिक स्ट्रक्चर होते हैं और बहुत बार साइक्लिक स्ट्रक्चर आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। याद रखना इस बार तुम्हारी नीट में बेटा पी ब्लॉक से 3 क्वेश्चन आए, एस ब्लॉक से 2 क्वेश्चन आए, ठीक है, और डी ब्लॉक से 1 क्वेश्चन आया है, और नहीं डी ब्लॉक से 2 क्वेश्चन आए हैं, मेटलर्जी से 2 क्वेश्चन आए हैं, केमिकल बॉन्डिंग से 2 या 3 क्वेश्चन है, और पीरियोडिक से 1 क्वेश्चन है। 12th का पोर्शन जो है उसको ज्यादा वेटेज दिया था। कोऑर्डिनेशन से 2 क्वेश्चन थे या 1 था, एक तो मेरे को याद आ रहा है, दूसरा मेरे को ध्यान नहीं आया सर, 1 या 2 थे। चले आगे, चलो अब देखो सर, हम लोग बात करते हैं किसकी, नाम तुम ही बता दोगे। अब इसका नाम क्या होता है, मेटाबोरिक एसिड। ये क्या बन जाएगा, अब तो तुम क्या बोलोगे, H3B3O6, सही है। और इसका नाम तुम क्या लिख दोगे, ट्राई मेटाबोरिक एसिड। अब मेरे हिसाब से नाम बताने में कोई दिक्कत नहीं है। आ जाओ भैया, अपन क्या बोलेंगे कि सर ये बन जाएगा। तुम इसको ना चाहो तो साइक्लिक ट्राई मेटाबोरिक भी बोल दो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि साइकिल तो बन ही रहा, सबको पता साइक्लिक स्ट्रक्चर बन रहा है, तो साइक्लिक नाम लेने में हमें कोई तकलीफ नहीं है। आ जाओ भैया, हम क्या बोलेंगे, बोरॉन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन बोरॉन, बोरॉन और ऑक्सीजन। क्लियर है। अब देखो सर यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक OH, एक OH, एक OH। काउंट करो, देखिए एटम सारे आ गए, सेट है मामला, सिंपल है। चलो आगे बात करते हैं। आपने एक और बनाया है H2SiO3 होल थ्राइस, सही है। इसका क्या बन जाएगा, H6Si3O9, और इसको क्या बोल दोगे, तो अपन क्या बोलेंगे, चलो मैं इसमें साइक्लिक नाम डाल देता हूं, साइक्लिक ट्राइमेटासिलिसिक एसिड, ट्राइमेटासिलिसिक एसिड। चल जाएगा। अब तुम ये कंफ्यूजन में मत आ जाना कि यार ऊपर वालों में तो नहीं लिखा, नीचे वालों में लिख दिया। कोई दिक्कत नहीं है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको अपन क्या बनाएंगे, तो अपन क्या बोलेंगे कि सर सिलिकॉन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन। 2 मिनट देख लो बेटा, उसके बाद अपन एक साथ ही बना लेंगे। यहां पर कितने OH आ जाएंगे, तो तुम क्या बोलोगे, 6 हैं, तो 6 OH आपके पास आ जाएंगे। रूल्स पुराने वाले ही हैं, कोई चेंज नहीं है उनमें। बात पल्ले पड़ गई, बन गया क्या, आसान है, सिंपल है। चलो और आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हैं। देखो सर, ये तो आपके मेटा की बात होगी। अब ना और भी साइक्लिक स्ट्रक्चर होते हैं जिन पर आपसे बहुत बार क्वेश्चन करेगा, तो वो पार्ट जो है वो हम लोग 11th में पढ़ा देते हैं। फिर भी मैं ज्यादा नहीं है, 5-15 मिनट का काम है, तो वो यहाँ बता देता हूँ ताकि तुम्हें तकलीफ ना हो। एक आता है SO3, नाम सुना है क्या, SO3 का होल थ्राइस कर देता हूं, इसको बोलते हैं H3O9, या फिर आप बोलते हो गामा SO3, या फिर आप लोग इसको नाम देते हो प्राइमर ऑफ SO3। ये है ना सर, बहुत प्यारा क्वेश्चन है और बहुत बार एग्जाम में इस पे क्वेश्चन आए हुए, ठीक है। अब हम लोग इसकी स्ट्रक्चर बनाएंगे ना, सेम स्ट्रक्चर बनेगी, सल्फर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन सल्फर, सल्फर ऑक्सीजन। क्लियर है। डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, 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 H3O9। सिंपल है क्या। चलो, आप लोगों ने एक नाम सुना होगा बेटा, बेंजीन। बेंजीन क्या होता है, C6H6। बेंजीन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, साइक्लिक, साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है। तो आप क्या बनाते हो, कार्बन कार्बन कार्बन, ऐसे बनाते हो ना।
6 कार्बन की यहाँ पर रिंग बन जाती है और आप लोग कहते हो कि यहाँ पे डबल बॉन्ड ऑल्टरनेट फॉर्म में प्रेजेंट होता है और यहाँ पर क्या प्रेजेंट होता है, आपके 6 हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं। तुम बोलोगे यार ये क्या बकवास है, क्यों बनवा रहे हो? बिल्कुल, आपने एक और नाम सुना होगा, इनऑर्गेनिक बेंजीन। इनऑर्गेनिक बेंजीन ये क्या होता है? B3N3H6, इसको क्या बोलते हैं? इनऑर्गेनिक बेंजीन। क्लियर है? इनऑर्गेनिक बेंजीन को और क्या बोलते हैं? बोरेजीन, ठीक है, या बोरेजोन। नहीं नहीं नहीं, बोरेजोल बोलते हैं, जोन नहीं बोलते, बोरेजोल। बात पहले पड़ गई, ठीक है। अब इसकी जो स्ट्रक्चर होती है ना, सेम बेंजीन जैसी होती है। क्या? बोरॉन, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, बोरॉन, बोरॉन, और यहां पर क्या आता है? नाइट्रोजन। यहां पर क्या आते हैं? आपके 6 हाइड्रोजन। देखो सर, दोनों स्ट्रक्चर क्या है? बिल्कुल सेम है, बस यहां पर एक ही चीज एक्स्ट्रा होती है कि इन दोनों के बीच में क्या होता है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, और ये जो है इसको नाम दिया जाता है बैक बॉन्ड। बात पहले पड़ गई, सिंपल है। अब ये बैक बॉन्ड क्या होता है, अगला टॉपिक यही होगा। बैकबॉन्ड क्या होता है, नेक्स्ट टॉपिक जो है वो यही होगा। तो अब सुन लो, ये दोनों जो होती है ना, इनकी स्ट्रक्चर क्या होती है बेटा? सेम स्ट्रक्चर। ऑर्गेनिक बेंजीन और इनऑर्गेनिक बेंजीन दोनों की स्ट्रक्चर क्या आती है? सेम। सीधा क्वेश्चन आता है कई बार तो कि दोनों की स्ट्रक्चर सेम है, डिफरेंट है? सेम है। बनाओ देखें। क्या कह रहा है? आपको ये दे दे H3B3O6 दे दे, तो इसको डिवाइड कर लो ना। अरे यार ऐसे नहीं होता यार। भाई थोड़ी देर पहले मैं यही तो समझा रहा था कि आपकी सोच जो है उस पर सब कुछ डिपेंड करता है। मैं तुम लोगों से एक बात पूछता हूं कि एग्जाम जो होता है, एग्जाम में आप क्या सोचते हो ये इंपॉर्टेंट है, या एग्जामिनर ने क्या सोच के पूछा है वो इंपॉर्टेंट है? एग्जामिनर ने क्या सोच के पूछा है वो इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब क्या है कि हमें है ना सर, एग्जामिनर की सोच के हिसाब से काम करना पड़ेगा। आप ये मत बोलो कि मैंने तो ऐसा सोचा। भाई तेरी सोच को पूछता कौन है? हिंदुस्तान में 17 लाख बच्चे एग्जाम देते हैं, तो एग्जामिनर 17 लाख की सोचेगा क्या? एग्जामिनर तो वो सोचेगा जो वो सोचता है। तो 17 लाख का काम क्या है? वो सोचे जो एग्जामिनर सोचता है। समझ गए? तुम लोग है ना अपने आसपास के एग्जाम्पल से समझते नहीं हो। नेताजी जनता के हिसाब से चलते हैं या जनता नेताजी के हिसाब से चलती है? बस तो तुम क्या चाहते हो ये मुद्दा नहीं है, नेताजी क्या चाहते हैं मुद्दा ये है। तुम क्या सोचते हो ये मुद्दा है ही नहीं, एग्जामिनर क्या सोचता है मुद्दा ये है भाई। अगर एग्जामिनर दिन को रात बोलेगा तो ये मान के चलो कि वो रात ही है।
चीजें बहुत आसान है, बहुत ही ज्यादा आसान है। चलो आगे। कोई मैं हवा में बातें नहीं कर रहा, जो भैया वास्तविकता है तुम्हें उसको ना स्वीकार करना पड़ेगा। अब कोई बोल दे कि नहीं मैं तो मेरे हिसाब से चलूंगा, चल ले भाई, बैम निकल जाएगा। समझ गए? तुम अपना दिमाग लगाओ ही ना। हो गया बेटा, चले। तुमने देखा हो ना, कई लोग कहते हैं कि मैं दुनिया बदलना चाहता हूं, तो लोग क्या कहते हैं कि तू खुद बदल जा, दुनिया अपने आप बदल जाएगी। बस यही चीज है बेटा। आ जाओ नेक्स्ट। आप लोगों ने एक नाम सुना है क्या बेटा, ग्रेफाइट? सबने सुना होगा। ग्रेफाइट क्या होता है? कार्बन का एक एलोट्रोप होता है, सही बात है ना। अब देखो मैं ग्रेफाइट की स्ट्रक्चर बना रहा हूं, शायद आप लोगों ने आज तक नहीं देखी होगी, शायद क्या नहीं देखी, मुझे इतना विश्वास है तुम लोगों पे। अच्छा रहने दे बेटा, रहने दो बेटा, रहने ही दो, बढ़िया है। ग्रेफाइट क्या होता है? ऐसे हेक्सागोनल लेयर्ड स्ट्रक्चर होती है। आगे चल के पूरा पढ़ाऊंगा मैं, ठीक है। जब ब्लॉक में अपन एलोट्रोप पढ़ रहे होंगे लास्ट में, तब अलग से इसको ढंग से पढ़ा दूंगा। ग्रेफाइट में क्या होता है, एक हेक्सागोनल लेयर्ड स्ट्रक्चर होती है। ये हेक्सागन है ना, इस लेयर में बनते जाते हैं, ये पूरी लेयर बन जाती है। यहां पर ये जो हेक्सागन है, ये जो हेक्सागन है, ये ऐसे आपस में कनेक्टेड रहते हैं, ठीक है। जितने भी हेक्सागन है सब के सब आपस में क्या रहते हैं, कनेक्टेड रहते हैं, और ये हेक्सागोनल लेयर चलती जाती है। बहुत सारी लेयर्स फिर एक दूसरे के ऊपर जमा हो जाती है, तो इसको बोलते हैं हेक्सागोनल लेयर्ड स्ट्रक्चर, ठीक है। यहां पे देखना सर, यहां पे होते हैं इनमें पाई बॉन्ड, ध्यान से सुन लेना, देखना, ठीक है। यहां पर इनमें क्या होते हैं, पाई बॉन्ड। इस तरीके से पाई बॉन्ड क्या होते हैं, चलते जाते हैं। और ये जितने भी पाई बॉन्ड हैं सारे के सारे डीलोकलाइज्ड होते हैं। बात समझ गए? आप लोग कहते हो ना कि जो ग्रेफाइट होता है वो ग्रेफाइट इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर होता है। रीजन क्या होता है, उसमें डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, इसलिए वो कंडक्टर होता है। बात पहले पड़ गई। लेकिन डायमंड इंसुलेटर होता है, बिकॉज उसमें ऐसा कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन वाला केस नहीं रहता। इज दैट क्लियर? चलो, ये तो बना बेटा आपका कौन सा, ग्रेफाइट, ठीक है। इसके नीचे मैं थोड़ा सा लिख देता हूं, ये क्या होता है, हेक्सागोनल लेयर्ड स्ट्रक्चर, हेक्सागोनल लेयर्ड स्ट्रक्चर। बाकी डिटेल आगे चल के पढ़ा दूंगा, सिर्फ स्ट्रक्चर देखना है। देखो सर, आप लोगों ने ना एक और नाम सुना होगा, इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट, शायद ये नाम भी आप लोगों ने सुना होगा। इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट क्या होता है, बोरॉन और नाइट्रोजन का एक कंपाउंड होता है। जैसे इनऑर्गेनिक बेंजीन था, सेम टू सेम वैसे ही होता है। यहां पर क्या होता है वो सुनना, ये आपके पास नाइट्रोजन है, ये आपके पास बोरॉन है, ये आपके पास बोरॉन है, ये आपके पास नाइट्रोजन है, ये आप लोगों के पास नाइट्रोजन है, ये आप लोगों के पास क्या है, बोरॉन है। ये जो रिंग्स है, ये जो रिंग्स है, ये आपस में क्या होती है बेटा, कनेक्टेड होती हैं। कौन सी रिंग्स? तो अपन क्या कह रहे हैं कि ये जो हेक्सागोनल रिंग्स है, देख रहे होंगे आप लोग, ये जो हेक्सागोनल रिंग्स हैं ये आपस में क्या होती है मेरे बच्चे, कनेक्टेड होती है। ये हेक्सागोनल रिंग्स जो हैं वो आपस में क्या होती है, कनेक्टेड होती है, ठीक है। ये नाइट्रोजन, ये बोरॉन, जितने भी नाइट्रोजन और बोरॉन है, ये आगे भी क्या होते हैं बेटा, जैसे ऊपर वाली स्ट्रक्चर में कनेक्टेड है वैसे कनेक्टेड होते हैं। ये भी हेक्सागोनल लेयर्ड स्ट्रक्चर बनती जाती है। यहां भी क्या प्रेजेंट होता है, तो अपन क्या कहते हैं कि इस टाइप से, ये जो आप लोग देख रहे हो, ये जो आप लोग देख रहे हो, इस टाइप से क्या होते रहते हैं, आप लोगों के बैकबोन यानी कि जो पाई बॉन्ड है वो यहाँ पर क्या होते हैं, बने होते हैं। बोलो आसान है ना, सिंपल है। चलो आगे बढ़ते हैं। अपना हेडिंग यही था, स्ट्रक्चर ड्राइंग।
ठीक है। अब तुम सोचोगे क्या ये सब चीजें क्या एनसीईआरटी में मेंशन है क्या? बिल्कुल बेटा, सब चीजें एनसीईआरटी में क्या है, मेंशन है। उनके नाम और स्ट्रक्चर बना के नहीं दिया हुआ, बाकी मेंशन है। बात पल्ले पड़ गई। चलो आगे बढ़ता हूं। आप लोगों ने ना सबने मेरे बच्चों एक नाम सुना होगा, डायमंड। डायमंड की मैं बात करता हूं। डायमंड जो होता है, डायमंड का स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो आप लोग क्या कहते हो? वेरी सिंपल। एक डायमंड में एक कार्बन एटम टेट्राहेड्रल मैनर में अनदर 4 कार्बन एटम से क्या होता है, कनेक्टेड होता है। बात पल्ले पड़ गई। और हर एक कार्बन इसी टाइप से टेट्राहेड्रल मैनर में कनेक्टेड होता जाता है, तो हमें रिजल्टेंट क्या मिलता है? एक 3D नेटवर्क सॉलिड मिलता है। क्या मिलता है? एक 3D नेटवर्क सॉलिड हमें यहां पर मिलता है। अब हम बात करते हैं डायमंड की। डायमंड के बाद में एक और नाम आता है इनऑर्गेनिक डायमंड। क्या नाम आता है? इनऑर्गेनिक डायमंड। इसको आप लोग नेम दे सकते हो क्या? बोरेजोन। देखो इसको याद रखने का एक, जैसे मैं याद रखता था पहले, अब तो याद हो जाते हैं। देखो सर, आप लोगों ने नाम सुना होगा जॉन अब्राहम। काफी मस्कुलर मैन है, हट्टा कट्टा है, पावरफुल है, स्ट्रॉन्ग है ना। डायमंड भी क्या होता है? स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है, तो इसको मिलाकर आप लोग याद रख सकते हो। क्यों याद बोला? एक तो होता है बोराजोन, थोड़ी देर पहले लिखा था बोराजोल और बोराजीन। तो बच्चा क्या है कि जब एग्जाम देने जाता तो कंफ्यूज होता है कि जोल, जीन, जोन, ये 3 शब्द एक जैसे आ गए। तो जोन जहां भी आए इसका मतलब वो क्या है? स्ट्रॉन्ग है। स्ट्रॉन्ग कौन होता है? डायमंड। बात पल्ले पड़ गई। बाकी जोल, जीन जो भी है वो क्या है? बेंजीन है। बात समझ में आ गई? चलो आ जाओ, इसके स्ट्रक्चर बनाता हूं। देखो सर, इसमें भी क्या होता है? बोरोन और नाइट्रोजन होता है। यहां पर आप लोगों का जो नाइट्रोजन है वो टेट्राहेड्रल मैनर में, ध्यान से सुनना, नाइट्रोजन जो है वो टेट्राहेड्रल मैनर में 4 बोरोन से क्या होता है? कनेक्टेड। ध्यान से सुन लेना भैया, 4 बोरोन से क्या होता है? कनेक्टेड। और हर एक बोरोन जो है वो 4 नाइट्रोजन से क्या होता है? कनेक्टेड। ठीक है, हर एक बोरोन क्या होता है? 4 नाइट्रोजन से कनेक्ट। ठीक है, अब सुन लेना और बात को समझ लेना। ठीक है, इस टाइप से ये मामला चलता जाएगा। ठीक है, सिमिलरली यहां भी ये आगे क्या होता है? 4 बोरोन से, एक ऊपर 3 इधर कनेक्टेड होता है, और आप लोगों के पास एक अगेन 3D नेटवर्क सॉलिड जो है वो बन जाता है। अब बच्चे के दिमाग में आता है कि मास्टर, नाइट्रोजन अगर 4 बॉन्ड बनाता है तो नाइट्रोजन पे क्या कोई चार्ज आता है? बिल्कुल। जब नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बनाएगा तो नाइट्रोजन पर चार्ज कैसा आएगा? पॉजिटिव। 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 बात क्लियर है? फिर बात आती है कि क्या बोरोन, अगर बोरोन 4 बॉन्ड बनाता है, 3 तक तो कोई दिक्कत नहीं है, 4 बनाते ही बोरोन पर कैसा आ जाता है? नेगेटिव। तो अपन क्या कहते हैं कि बोरोन पर कैसा चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव। मेरे बच्चों एक बात बताओ कि जितने नाइट्रोजन उतने बोरोन होते हैं, तो अपन क्या बोल देंगे कि सर प्लस माइनस क्या हो जाता है? कैंसल आउट, और ये हमें कैसा मिलता है? न्यूट्रल कंपाउंड। इज दैट क्लियर? सिंपल है। चलो ये बात किसकी हो गई सर? आपके डायमंड की, इनऑर्गेनिक डायमंड की, बेंजीन की और इनऑर्गेनिक बेंजीन की। किसमें? इनऑर्गेनिक डायमंड में ना 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 ना, ओनली कोवलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, आयोनिक नहीं है। ये तो एक बात बताओ, लुईस स्ट्रक्चर आपने पढ़ी है क्या? जैसे मैं आपसे कह दूं कि NH4+1, NH4+1 इसका स्ट्रक्चर बनाओ, तो ये क्या बनाएगा? 4 हाइड्रोजन, और नाइट्रोजन पर कैसा आ जाएगा? पॉजिटिव। यहां पर आयनिक बॉन्ड थोड़ी है। अमोनियम में सिर्फ और सिर्फ क्या प्रेजेंट है? कोवलेंट। बात पल्ले पड़ गई? सिंपल। तो ये तो जो है ना, आता ना फॉर्मल चार्ज आता है बेटा इन पे। ठीक है, तो इसके बारे में हमें चर्चा नहीं करनी। चलो देखो सर, एक और स्ट्रक्चर आपके पास आती है बहुत ही प्यारी सी। वो स्ट्रक्चर मैं यहां पर बना रहा हूं, C3N3X3। क्या है? C3N3X3 ये है। यहां पर मेरे बच्चे जो X होता है, X क्या क्या हो सकता है? क्लोरीन हो सकता है, NH2 हो सकता है, और N3 हो सकता है। ठीक है, ये हो सकते हैं, इन तीनों में कोई भी हो सकता है। ठीक है, अब आप बोलोगे याद कैसे रखें भाई? बहुत तो सिंपल है। क्या? देखो बेंजीन जैसा स्ट्रक्चर बना लो, कार्बन नाइट्रोजन, नाइट्रोजन कार्बन। ठीक है, ये कौन है? कार्बन, और ये कौन है? नाइट्रोजन। ठीक है, यहां पर कौन प्रेजेंट होता है? डबल बॉन्ड। अब देखो सर, नाइट्रोजन की वैलेंसी क्या हो चुकी है? कंप्लीट। नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बना चुका है, बचा कौन? कार्बन। कार्बन एक और बॉन्ड बना लेगा, और यहां पर 3 क्या आ जाएंगे? X। क्या आ जाएंगे? X। बात पहले पड़ गई। अब देखो सर, अगर वो आपको बोल दे कि बेटा C3N3Cl3, C3N3Cl3, ये जेई और मेडिकल दोनों में आया हुआ क्वेश्चन है। इसका नाम होता है क्या? साइन्यूरिक ट्राइक्लोराइड। क्या होता है? साइन्यूरिक ट्राइक्लोराइड।
साइन्यूरिक ट्राइक्लोराइड क्या होता है, इसका नाम होता है। ठीक है, साइन्यूरिक ट्राइक्लोराइड है और आपसे पूछता है स्ट्रक्चर, वेरी सिंपल। इस पे क्वेश्चन बताऊं क्या आया था, क्वेश्चन ये आया था कि इसमें सिग्मा और पाई बॉन्ड का रेशियो क्या होता है, इसमें साइन्यूरिक ट्राइक्लोराइड। तो बच्चा क्या है, साइन्यूरिक ट्राइक्लोराइड, ये क्या होता है, तो नाम आपको पहले से पता होना जरूरी है। तो चलो सर यहाँ पे हम लोग बना देते हैं, ये कौन है सर आप लोगों का ऐसा, ये कौन है आप लोगों का ऐसा। ठीक है, ये कहानी बन गई इसकी, ये कौन है Cl, ये कौन है Cl, और ये भी कौन है C। दिस इज साइन्यूरिक ट्राइक्लोराइड। इज दैट क्लियर सर? लपेटो, सिंपल है ना, कोई मुश्किल काम नहीं है। बनाओ, देखिए फटाफट बनाओ, फिर अपन आगे बढ़ेंगे, आगे बात करेंगे। जल्दी से खींच दो इसको, ताकि मैं आपको बाकी की जो स्ट्रक्चर्स हैं वो भी बता दूं। जल्दी से बना लो, ताकि हम लोग जो है और अच्छी अच्छी बातें कर पाए। चलेंगे।
हो गया? चलो भैया आगे बढ़ते हैं। एक और स्ट्रक्चर हम लोग यहां पर चेक करते हैं और उस स्ट्रक्चर का भी हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करेंगे कि वो जो स्ट्रक्चर है वो आपके पास क्या होती है। अब देखो, अब मैं अगली स्ट्रक्चर की बात करता हूं। वो जो स्ट्रक्चर है वो कौन है? C12O9। कौन है? C12O9। ठीक है, इसको बोलते हैं मेलाटिक एनहाइड्राइड। क्या बोलते हैं? मेलाटिक, इसको बोलते हैं मेलाटिक एनहाइड्राइड। मेलाटिक एनहाइड्राइड। ठीक है, स्ट्रक्चर बहुत सिंपल होता है, बहुत ही आसान स्ट्रक्चर होता है, आप लोग आराम से बना पाओगे। ठीक है, ये एक बेंजीन है, यहाँ पर कौन होता है? कार्बन, और यहाँ पर भी कौन होता है? कार्बन, और यहाँ पर कौन होता है? ऑक्सीजन, और यहाँ पर कौन होता है? ऑक्सीजन। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर कौन है? कार्बन, और यहाँ पर कौन है? कार्बन, और यहाँ पर कौन है? ऑक्सीजन। सिमिलरली यहाँ पर भी कौन होता है? कार्बन, यहाँ पर भी कार्बन, और यहाँ पर ऑक्सीजन, और यहाँ पर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। ये स्ट्रक्चर जो है ये आपको क्या होती है? मिलती है। बोलो बच्चों, बना लोगे आराम से? इसको क्या बोलते हैं? मेलाटिक एनहाइड्राइड। सिंपल स्ट्रक्चर है। ठीक है, लपेटो भाई। इसका फॉर्मेशन कैसे किया जाता है? बहुत सिंपल है। अगर फॉर्मेशन करना है तो आप क्या कर लो, ग्रेफाइट जो होता है, क्या? ग्रेफाइट। ग्रेफाइट की रिएक्शन हम लोग करवाते हैं किसके साथ? KMnO4 और H2SO4। एसिडिफाइड KMnO4 पे, एसिडिफाइड KMnO4 को ग्रेफाइट के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो मेलाटिक एनहाइड्राइड जो है वो बन जाता है। ठीक है, और एक और बता दे, हाँ लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। एक और वैसे बताने की जरूरत नहीं है उसकी, फिर भी मैं नाम बता देता हूँ। C3N3NH2 होल थ्राइस। इसको बोलते हैं मेरे बच्चे मेलामाइन। क्या बोलते हैं? मेलामाइन। ठीक है, स्ट्रक्चर बनाने की जरूरत है क्या इसकी? मेलामाइन की सेम स्ट्रक्चर है वैसी। ठीक है, चलो फिर भी मैं बना देता हूं। ये आपके पास कार्बन, 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 सॉरी कार्बन, ये यहाँ पे नाइट्रोजन, यहाँ पर भी क्या आता है? नाइट्रोजन, यहाँ पर क्या आ जाएगा? कार्बन, और यहाँ पर क्या आ जाएगा? नाइट्रोजन। ये क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड, और ये डबल बॉन्ड, और यहाँ पर क्या आ जाएगा? NH2, और यहाँ पर क्या आ जाएगा? NH2, और यहाँ पर क्या आ जाएगा? NH2। मेलामाइन नाम याद रखना सर इसका, मेलामाइन। ठीक है, ये जो कहानी है वो किसकी होती है? आपके स्ट्रक्चर्स की कहानी होती है। ठीक है, तो कल ये जो स्ट्रक्चर ड्राइंग और ऑक्सी एसिड है इसको मैं क्या कर दूंगा? फिनिश कर दूंगा। ठीक है, और फिर अगले टॉपिक पर हम लोग चलेंगे, दैट इज बैक बॉन्डिंग, ब्रिज बॉन्डिंग। इन सब चीजों पर अपन क्या करेंगे? चर्चा करेंगे। ठीक है बेटा, कर लोगे आराम से? ठीक है, ये कहानी क्या होती है आपकी यहाँ पर खत्म होती है, इसके अलावा आपके पास इसमें कुछ नहीं होता। ठीक है, तो चलिएगा सर, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय। आराम से नोट कर लो।